हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं। इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। इसका पहला एप्लीकेशन है एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना। दूसरा है किसी फिजिकल रिलेशन के करेक्टनेस को चेक करना। और तीसरा है गिवन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स निकालना। शुरू करते हैं पहले एप्लीकेशन से, जो कि है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। हम लोगों ने पहले भी ये देखा है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कंसीडर कीजिए कि किसी क्वांटिटी Q को एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में N1 U1 लिख रहे हैं और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में N2 U2 लिख रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देख चुका है। Let U1 is equal to M1 to the power A, L1 to the power B and T1 to the power C, and U2 is equal to M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C. Now N1 U1 is equal to N2 U2. Therefore N1 into M1 to the power A, L1 to the power B and T1 to the power C is equal to N2 into M2 to the power A, L2 to the power B and T2 to the power C. इसी को लिख सकते हैं N2 is equal to N1 into M1 divided by M2 to the power A into L1 divided by L2 to the power B into T1 divided by T2 to the power C. ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कन्वर्ट 1 जूल ऑफ वर्क इनटू सीजीएस सिस्टम। ये 1 जूल क्या है? ये एसआई सिस्टम में है और हम लोगों को इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। जूल किसका यूनिट है? वर्क का। वर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स को फिर पार्टीशन करेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, इनटू कर दिए डिस्टेंस। वर्क का यूनिट है जूल, तो 1 जूल बराबर लिख सकते हैं मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस के लिए मीटर। मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया? Since Q is equal to N1 U1 is equal to N2 U2, therefore 1 kg meter square per second square is equal to N2 into केजी का सीजीएस में ग्राम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर का सीजीएस में पर सेकंड स्क्वायर ही रह जाएगा। Therefore N2 is equal to kg divided by ग्राम into मीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर और इनटू सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर। अब 1 केजी का मतलब कितना हो गया? किलो 10 टू द पावर 3। ग्राम ग्राम कैंसल आउट हो गया। इनटू मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे? तो सेंटी मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर -2
इसको नीचे शो ही कर देते हैं, ज्यादा बेटर होगा समझने में। 1/10⁻² का होल स्क्वायर हो जाएगा और इंटू सेकंड स्क्वायर कैंसल आउट हो गया। अब ये 10⁻² का स्क्वायर है, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁴ हो जाएगा। 10⁴ प्लस 10⁻³ मतलब हो गया 10⁷। Therefore 1 जूल इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁷ अर्ग। Therefore SI यूनिट को हम लोगों ने CGS सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस 500 वॉट्स को CGS में कन्वर्ट करना है। वॉट्स किसका यूनिट है? पावर का, बिल्कुल। तो पावर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड। मतलब 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड हो गया, या फिर ऐसा कहे कि 500 वॉट इज इक्वल टू 500 जूल पर सेकंड। ये हो गया किसमें? SI सिस्टम में। नाउ अगेन N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1U1 SI सिस्टम में होगा और N2U2 CGS सिस्टम में होगा। नाउ 500 जूल पर सेकंड is equal to N2 इंटू अर्ग पर सेकंड होगा, या फिर N2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 500 इंटू जूल डिवाइडेड बाई अर्ग इंटू पर सेकंड डिवाइडेड बाई पर सेकंड। अब 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है, ये हमने लास्ट प्रॉब्लम में ही देखा। देयरफॉर N2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 500 इंटू 10⁷ अर्ग अर्ग कैंसल आउट हो जाएगा, पर सेकंड कैंसल आउट हो जाएगा। देयरफॉर N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁹, या फिर 500 वॉट इज इक्वल टू 500 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁹ अर्ग पर सेकंड। अब आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे, जो कि है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। इसको एक एग्जांपल लेके ही समझते हैं कि किस तरह से किसी इक्वेशन का डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। चलिए एक इक्वेशन लेते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन आपके LHS में जो भी यूनिट होगा RHS में भी वही यूनिट होना चाहिए। LHS में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? L मीटर। RHS में क्या है? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut का यूनिट प्लस हाफ AT स्क्वायर का यूनिट, दोनों का ही यूनिट एक जैसा होना चाहिए। ut का यूनिट कैसे निकालेंगे? तो u का यूनिट है, जो कि वेलोसिटी का यूनिट है, LT माइनस 1 इंटू टाइम का यूनिट हुआ t, प्लस हाफ कांस्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, एक्सेलरेशन का LT माइनस 2 इंटू टाइम स्क्वायर का t स्क्वायर इज इक्वल टू L t माइनस कैंसल आउट हो गया, और यहां t स्क्वायर t माइनस 2 कैंसल हो गया, यहां भी L बचा। अब L प्लस L इज इक्वल टू होगा L। डायमेंशन प्लस डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ही होगा। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब आते हैं तीसरे एप्लीकेशन पे,
जो कहता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। कंसीडर करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ डिपेंड करता है मास m पर, वेलोसिटी v पर, एंड रेडियस r of the circular path. Let f is proportional to m to the power a, v to the power b and r to the power c. और प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएं तो f इज इक्वल टू k इंटू m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c लिख सकते हैं, वेयर k इज इक्वल टू डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। नाउ हमने सेकेंड एप्लीकेशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि एक इक्वेशन के दोनों साइड डायमेंशन कांस्टेंट होगा। Therefore, MLT minus 2 is equal to K डायमेंशनलेस है तो उसका डायमेंशन नहीं होगा 1, मास का m टू द पावर a हो गया, वेलोसिटी का LT माइनस 1 टू द पावर b हो गया और रेडियस का L टू द पावर c हो गया। देन इसको कंबाइन करें तो लिख सकते हैं m टू द पावर a इंटू L टू द पावर b प्लस c इंटू t टू द पावर माइनस b। अब क्योंकि सेकेंड एप्लीकेशन यही कहा था कि ये दोनों जो होगा वो इक्वल होगा, देयरफॉर इधर जो m का पावर होगा उधर भी वही होना चाहिए, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 हो गया, l का पावर b प्लस c इज इक्वल टू इधर l का पावर है 1, ये दोनों भी बराबर होगा, इधर t का पावर और इधर t का पावर बराबर होगा, मतलब माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2 या फिर b इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू निकल गया, a का भी वैल्यू निकल गया। अब इस b का वैल्यू 2 को हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे पुट कर देते हैं, b प्लस c इज इक्वल टू 1 या फिर 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 या फिर c इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ फोर्स F इज इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू m टू द पावर a मतलब 1, v टू द पावर b मतलब 2 इंटू r टू द पावर c मतलब माइनस 1 इज इक्वल टू k इंटू m v स्क्वायर बाई r। फ्रॉम experiments we found k is equal to 1, therefore F is equal to m v square by r। ये निकल गया सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन है ये डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता है। दूसरा है जब एक फिजिकल क्वांटिटी मोर देन 3 बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है तो ये फेल हो जाता है। तीसरा है जब एक फिजिकल क्वांटिटी किसी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का सम या डिफरेंस हो तो भी ये फेल हो जाता है। और चौथा है अगर किसी इक्वेशन में लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल या ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन हो तो उसको भी ये डिराइव नहीं कर सकता है। अब आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पर। सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉर्मली वो डिजिट्स होते हैं किसी मेजर्ड क्वांटिटी में जो कि हमें नोन हो प्लस एक ऐसा एडिशनल डिजिट जो कि अनसर्टेन हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 3.81 मीटर,
यहाँ 3 और 8 जो है वो सर्टेन है, बट 1 जो है वो अनसर्टेन है। अब आते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 2.738 में टोटल 4 नॉन जीरो डिजिट्स है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 4। सेकेंड रूल है, जितने भी जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि 209 के बीच में एक जीरो है, वो काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, इसलिए उसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। 3.002 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई नंबर 1 से लेस है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी जीरोस हैं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.00807 में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फोर्थ रूल कहता है कि टर्मिनल जीरोस किसी डेसिमल पॉइंट के बिना नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फिफ्थ रूल कहता है कि अगर किसी डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोस एडेड हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल 3.800 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और सिक्स्थ रूल कहता है कि यूनिट्स को चेंज करने पे सिग्निफिकेंट नंबर्स चेंज नहीं होंगे। अब आते हैं रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ मेजरमेंट्स। अगर जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है वो स्मॉलर देन 5 है, तब प्रेसीडिंग डिजिट को हम वैसे ही छोड़ देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। सेकेंड रूल कहता है कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 से बड़ा हो तो प्रेसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। थर्ड रूल कहता है कि अगर जिस डिजिट को ड्रॉप करना है वो 5 हो फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स, तब प्रेसीडिंग डिजिट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। फोर्थ और फिफ्थ रूल कहता है कि जिस डिजिट को ड्रॉप करना है अगर वो 5 हो और उसके आगे वाला डिजिट इवन हो तो हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, बट उसके आगे वाला डिजिट अगर ऑड हो तो उसको हम लोग 1 से इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी किसी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू के साथ क्लोजनेस बताता है और प्रिसिशन बताता है कि किसी मेजरमेंट को किस रेजोल्यूशन तक मेजर किया गया है। प्रिसिशन डिपेंड करता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर। लीस्ट काउंट जितना कम होगा प्रिसिशन उतना ही ज्यादा होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका नोन मास है 0.520 ग्राम। 3 स्टूडेंट्स है, तीनों स्टूडेंट्स ने 3 अलग अलग बार मेजरमेंट किया है और उसका एवरेज मास निकाला है। स्टूडेंट ए ने 3 अलग अलग बार मेजरमेंट करके जो एवरेज मास निकाला है वो है 0.51 ग्राम। ये ना ही एक्यूरेट है ना ही प्रिसाइज है। क्यों? क्योंकि उस लेवल तक, उस रेजोल्यूशन तक स्टूडेंट ए गया ही नहीं। स्टूडेंट बी का तीनों मेजरमेंट में वैल्यूज प्रिसाइज आया है, मींस 3 डिजिट्स तक गया है वो बंदा, जिसका एवरेज आया है 0.515 ग्राम। अब बी का जो वैल्यू आया है वो प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि 0.520 नोन मास से वो बहुत ज्यादा डिफर कर रहा है। अब आते हैं स्टूडेंट सी पर। स्टूडेंट सी ने ना सिर्फ प्रिसाइज मेजरमेंट किया है बल्कि उसका जो एवरेज आ रहा है 0.520 ग्राम वो एग्जैक्टली नोन मास के बराबर आ गया। इसका मतलब कि स्टूडेंट सी ने प्रिसाइज मेजरमेंट भी किया है एज वेल एज एक्यूरेट मेजरमेंट भी किया है। नेक्स्ट है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस एरर बताता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एरर्स। मेनली 5 तरह के एरर्स होते हैं। कांस्टेंट एरर्स, सिस्टमैटिक एरर्स। सिस्टमैटिक एरर्स के अंदर में और 4 पार्ट हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर्स
एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। थर्ड पॉइंट है रैंडम एरर्स। फोर्थ है लीस्ट काउंट एरर और फिफ्थ है ग्रॉस एरर। इन सब का डेफिनेशंस किताब से जरूर देख लें। नेक्स्ट है मीन, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज एरर। कंसिडर करते हैं कि हमने n बार मेजरमेंट्स लिया है, E1, A2, A3 डॉट 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 AN मेजर्ड वैल्यूज हैं। अब अरिथमेटिक मीन क्या होगा? अरिथमेटिक मीन ए बार से डिनोट करेंगे या फिर ए मीन से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू होगा सारे मेजर्ड वैल्यूज का सम डिवाइडेड बाई n, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू, अरिथमेटिक फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 1 बाई n समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n इंटू AI। नाउ पहला है एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू के डिफरेंस को बताता है। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा AI से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा A1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A बार माइनस A1। डेल्टा A2 इज इक्वल टू लिखेंगे A बार माइनस A2। इसी तरह से डेल्टा AN इज इक्वल टू लिखेंगे A बार माइनस AN। अब आते हैं मीन और फाइनल एब्सोल्यूट एरर। इसको हम लोग डेल्टा A बार से रिप्रेजेंट करेंगे और ये मीन ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स होता है। मतलब डेल्टा A बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा AN डिवाइडेड बाई n, ये होगा। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में 1 बाई n समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n मॉड्यूलस ऑफ डेल्टा AI लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को डेल A से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा A बार डिवाइडेड बाई A बार, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई अरिथमेटिक मीन। फोर्थ है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इंटू 100 होता है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा A बार डिवाइडेड बाई A बार इंटू 100%। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसको और अच्छे से समझ सकें।